जंग आज़ादी 1857 के पहले भी, 1857 के बाद भी, 1947 तक जो हमारी आज़ादी की जंग चली है उसमें लाखों लाख लोग शामिल हुए। कुछ शहीद हो गए, कुछ जेलों में गए, कुछ ने अपनी नौकरियां, अपनी ज़मीन गंवा दी। और इन सब के बलिदान से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क के रूप में सांस लेने के काबिल हुआ। ये जो पूरी सीरीज है, इस सीरीज में आज़ादी की लड़ाई के ऐसे दीवानों की मैं कहानी सुनाने की कोशिश करता हूं जिनके नाम अमूमन भुला दिए गए हैं। उन्हें याद करना इसलिए ज़रूरी है कि वो हमें ये एहसास कराते हैं कि इस आज़ादी की कीमत क्या थी। नमस्कार। आज़ादी की लड़ाई के कुछ ऐसे वीरों की कहानी जिन्हें लोग आमतौर पर भूल चुके हैं। अब आज़ादी की लड़ाई चली तो हज़ारों लाखों लोग शामिल हुए उसमें। जो बड़े नेता थे उनको तो सब याद रखते हैं, जाहिर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन नेताओं के साए की तरह रहे, इनके साथ चले, अपनी जान दी, लड़ाइयाँ लड़ी, ख़तरे उठाए और उनको हम धीरे धीरे भूल गए हैं। ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी मैं अपने चैनल पर लगातार सुनाता रहता हूं और ऐसी ही एक कहानी आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूं और इस कहानी का संबंध है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। आप जानते हैं, नेताजी बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान से भाग के जर्मनी गए थे, जर्मनी से जापान पहुंचे और अंग्रेज़ों के दुश्मन तो थे ही, तो अंग्रेज उनको लगातार पकड़ने की कोशिश करते थे। अंग्रेज़ों का एक ही ख्वाब था कि कहीं से नेताजी मिल जाएं और उनको पकड़ लें। तो जैसे ही नेताजी के किसी नए ठिकाने की खबर उनको मिलती, वो हमला बोल देते। एक बार बर्मा के जंगलों में अंग्रेज सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस पर छिपकर हमला किया, लेकिन कुछ उनका कर नहीं पाए, क्योंकि उस समय नेताजी पर जो गोलियां चली थीं वो उनके साथी और एक सच्चे देशभक्त सैफुद्दीन शेख ने अपने ऊपर ले ली थी। आज की कहानी इन्हीं सैफुद्दीन शेख की कहानी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने अपना नाम निज़ामुद्दीन शेख लिखवाया था। पहले सिंगापुर में इनके पिता इमाम अली जो थे वो एक कैंटीन चलाते थे जिसमें वो काम करते थे। बाद में जब नेताजी ने आह्वान किया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में वो शामिल हो गए। सबसे पहले नेताजी के ड्राइवर बने, वो गाड़ी चलाना उनको आता था, नेताजी ने ड्राइवर बना लिया। बाद में नेताजी ने अपनी सिक्योरिटी में उनको शामिल कर लिया और कर्नल के ओहदे तक वो गए। कर्नल सैफुद्दीन शेख का कहना था कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज जिंदा होते तो हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होता। उनको हमेशा इस बात का दुख रहा कि आज़ादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई। निज़ामुद्दीन शेख साहब का जो जन्म था वो 1 जनवरी 1900 को, 1 जनवरी 1900 को आजमगढ़ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुबारकपुर एक जगह है, उसके पास एक ढकवा गांव था, वहां पर वो पैदा हुए थे। 1926 में निज़ामुद्दीन शेख अपने पिता इमाम अली के साथ सिंगापुर में एक कैंटीन चलाते थे और 20 साल की उम्र में घर से भागकर वो ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए पहुंच गए। लेकिन वहां पर उन्होंने एक दिन एक ब्रिटिश अधिकारी को यह कहते हुए सुना कि भारतीय सैनिकों को बचाने से ज्यादा जरूरी तो उन गधों को बचाना है जिन पर लाद कर बाकी सेना के लिए राशन पहुंचाया जाता है। यानी ब्रिटिश आपस में बात कर रहे थे कि भारतीय सैनिक मर जाएं तो मर जाएं, उनसे ज्यादा जरूरी गधों को बचाना है, क्योंकि गधों पे लाद के राशन पहुंचाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश सेना के भीतर हिंदुस्तानी जो लोग थे उनकी क्या इज्जत थी। जब निज़ामुद्दीन साहब ने ऐसी बात सुनी तो उनका दिमाग खराब हो गया और वहीं पर बंदूक निकाली और जो ब्रिटिश अधिकारी था उस पर गोली चला दी। यहां से भागकर वो सीधे सिंगापुर पहुंचे और नेताजी की सेना में शामिल हो गए और यहीं पर उन्होंने अपना नाम बदला और निज़ामुद्दीन शेख के नाम से जाने गए। नेताजी की कार में ड्राइवर का उनको रोल मिला, उनको जो भूमिका मिली वो मिली नेताजी की कार चलाने की। और ये कार जो है मलय के राजा ने नेताजी को उपहार में दी थी। 1943 से 1944 तक उन्होंने नेताजी के साथ वर्मा में, जिसको अब म्यांमार कहते हैं, वहां के जंगलों में ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कर्नल निज़ामुद्दीन
नेताजी के साथ वर्मा में 1934 से 1945 तक रहे। जैसा मैंने बताया कि शुरू में वो ड्राइवर थे और बाद में फिर नेताजी के सुरक्षाकर्मी बन गए, सिक्योरिटी में आ गए और उनके साथ लड़ाई लड़ी। 20 अगस्त 1947 को वर्मा में छितांग नदी के पास नेताजी को उन्होंने आखिरी बार नाव पर छोड़ा था। उसके बाद उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से नहीं हुई। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 1943 में नेताजी की रक्षा करते हुए उन्हें गोली भी लगी थी। उन्होंने कहा कि जंगल में थे हम लोग और अचानक झाड़ियों के बीच से बंदूक की एक नली दिखाई दी और जैसे ही वो बंदूक की नली दिखाई दी वो तुरंत नेताजी के सामने कूद गए। जब गोली लगी उनको तो बेहोश हो गए और जब होश आया तो उन्होंने देखा कि नेताजी उनके बगल में खड़े थे और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी उन्होंने उनके शरीर से गोली निकाली। इसी घटना के बाद नेताजी ने उन्हें कर्नल बना दिया। इसके बाद भी कई यात्राओं में नेताजी का उन्होंने साथ दिया। जब आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया गया उसके बाद भी वो साए की तरह नेताजी के साथ रहे। युद्ध में जब जापान हार गया तब इंडियन नेशनल आर्मी को आईएनए को पीछे हटना पड़ा और उसी प्रक्रिया में जैसा मैंने बताया कि 16 अगस्त 1945 को निजामुद्दीन शेख नेताजी के साथ सिंगापुर तक गए। आप जानते हैं कि 19 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई दुर्घटना में शहीद हो गए थे। निज़ामुद्दीन शेख उन लोगों में से हैं जो कभी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाए। उनका कहना था कि मैंने तो नेताजी को सिंगापुर नदी के किनारे बर्मा थाईलैंड बॉर्डर के पास छोड़ा था हवाई दुर्घटना के 4 महीने पहले, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल जो भी नेताजी से इतना प्यार करता है उसके लिए ये भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल था कि हवाई दुर्घटना में उनकी जान चली गई। बाद में रंगून में रह गए, वो रंगून में ही रहे और वहाँ एक बैंक में ड्राइवर की नौकरी की। 1950 तक निज़ामुद्दीन साहब जो थे वो बर्मा में रहे और वहीं पर एक हिंदुस्तानी महिला हबीबुन्निसा से उन्होंने शादी कर ली। 1969 में जाकर वो और उनका परिवार हिंदुस्तान लौटा और अपने घर का नाम उन्होंने रखा हिंद भवन। न वो सलाम करते थे न नमस्कार करते थे, जो उनसे मिलता था उसका अभिवादन करने के लिए वो जय हिंद कहते थे, जैसा कि आज़ाद हिंद फौज का नियम था। वो कहते भी थे कि पुरानी आदतें हैं, इतनी आसानी से नहीं छूटेंगी। अब चूंकि वो आज़ादी के बाद तुरंत भारत लौट के नहीं आए थे, जो आईएनए के सारे लोग भारत लौट के तुरंत आ गए थे या गिरफ्तार हुए थे, उनका नाम तो स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि वो 1969 में वापस लौटे थे तो उनका नाम भारत सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में नहीं था। 2013 में जाकर उनके हक में फैसला आया, वो कोर्ट में गए और 2013 में उनके हक में ये फैसला आया और उनको स्वाधीनता सेनानी की उपाधि मिली। लेकिन पेंशन और बाकी सहूलियतें जो मिलनी थी वो उनको नहीं मिल पाई। 2017 में वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए। 117 साल की उम्र थी, 117 ईयर्स की एज में 2017 में उनकी डेथ हुई। तो ये एक कहानी एक साधारण से आदमी की जो आजमगढ़ के एक साधारण से गांव में जन्मा था, वहाँ से अपने पिता के साथ सिंगापुर चला गया, जैसे बहुत सारे लोग उन इलाकों के कमाने जाते हैं। सिंगापुर में अपने पिताजी की कैंटीन में ठीक ठाक काम कर रहे थे, लेकिन फिर लगा कि कैंटीन में काम करके क्या होगा, चलो आर्मी में शामिल हो जाते हैं। ब्रिटिश आर्मी में गए। जब वहाँ लगा उनको कि अपमान हो रहा है, बुरी बुरी बातें कही गई भारतीयों के बारे में, तो उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी को गोली मार दिया और फिर जाकर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। वहाँ नेताजी के साथ रहे और तब तक रहे जब तक रहना संभव था। आज़ाद हिंद फौज को भंग करने के बाद भी वो नेताजी के साथ रहे। जब नेताजी की डेथ हो गई, लड़ाई थी ही नहीं, लड़ाई ख़त्म हो गई, तब बर्मा में नौकरी की और 1969 में इस देश में लौट के आए और लंबा इंतज़ार किया कि ये देश उनको स्वाधीनता सेनानी माने। तो जो लोग अक्सर ये सवाल उठाते रहते हैं, ख़ास तौर पे मुसलमानों पे ये सवाल उठाते रहते हैं कि आज़ादी की जंग में उनकी क्या भूमिका थी, उनको निज़ामुद्दीन शेख जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि जब आज़ादी की जंग चल रही थी तो उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए थे। हम अगर आज़ाद हुए हैं तो हम पर सबका उन सबका एहसान है, चाहे वो शहीद आज़म भगत सिंह हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे निज़ामुद्दीन शेख हों, मौलाना आज़ाद हों। हर धर्म के, हर कौम के लोग आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शामिल हुए थे,
तभी हम आज़ाद हो सके। और इसीलिए आज़ाद हिंदुस्तान को बनाए रखने का और आज़ादी की पूरी लड़ाई को सेलिब्रेट करने का एक ही तरीका है कि कौमों और फ़िरक़ों के बीच में कोई भेदभाव न करते हुए हम हर हिंदुस्तानी नागरिक से वैसे ही प्यार करें जैसे अपने घर वालों से प्यार करते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे भी मैं ऐसी ही कहानियाँ सुनाता रहूँगा। शुक्रिया।